हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में लघु बीजाणु जनन को पढ़ लिया था, जिसमें हमने लास्ट में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से एक बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है वो हमने देख लिया था। तो बीजाणु चतुष्क, इसको हम टेट्राड कहते हैं, उस बीजाणु चतुष्क में जो चारों सेल्स होती हैं वो अगुणित होती हैं और चारों सेल्स रेखीय क्रम में हो सकती हैं, टी आकार में हो सकती हैं और क्रॉसित हो सकती हैं, तो कई टाइप से हो सकती है, वो हमने वहां पर देख लिया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेल गैमेटोफाइट। अभी ये मेल गैमेटोफाइट ही चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, आज समाप्त हो जाएगा मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट। आज आपको पता चलेगा कि मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद कहते किसे हैं। तो देखिए, इसमें हमने देखा भाई एक अंकुरण के मतलब जो लघु बीजाणु है वो लघु बीजाणु इस प्रकार से है, समझो ये चतुष्क के रूप में भी होता है। इस तरह से, और एक इसके अंदर पीछे से होता है, तो ये बीजाणु चतुष्क के रूप में भी होता है। तो ये एक जो बीजाणु है ये इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है या परागकण की जो संरचना है ये क्या होगी, तो देखो हम आगे जब पढ़ेंगे इसमें तो हमको पता चलेगा कि जो निषेचन के समय एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन दो बार होता है। एक बार होता है अंड कोशिका से और एक बार होता है पोलर न्यूक्लियाई से, ध्रुवीय केंद्रकों से। तो उस कंडीशन में जब निषेचन दो बार हो रहा है तो हमको नर युग्मक भी दो चाहिए। तो उस समय जो ये अपना एक बीजाणु यानी एक पोलन ग्रेन जिसके अंदर एक केंद्रक होता है, यही एक केंद्रक दो केंद्रकों में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर के अब कंडीशन ये हो जाती है कि एक ही परागकण से जो अगुणित केंद्रक है उनकी संख्या दो हो जाती है। तो यहां से आगे का जो स्टेप है यानी कि परागकण का आगे का जो स्टेप है वो हम देखेंगे और उसको हम जानते हैं, यानी कि यहां से आगे जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स होता है उससे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मेन बात यह है कि जर्मिनेटिंग जो पोलन ग्रेन है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं। यानी अंकुरित होते हुए परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं परागकणों की तो हमने देखो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो टेपिटम है वो दो प्रकार की होती है, सिक्रेटरी होती है, एक अमीबोइड होती है, अमीबिया या राइजोपोडियल, सॉरी प्लाज्मोडियल। तो जो सिक्रेटरी टेपिटम है उसमें हमने देखा था कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टिसोम, गोल्गी काय, राइबोसोम, इनके साथ साथ कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं। तो ये सब प्रोयूबिस्काय निकल करके लघु बीजाणु धानी में आ जाती है और जो स्पोरोपोरिन ये जो बाह्य चूल है इनकी इसकी भित्ति पर जमा हो जाती है और उसके बाद इन प्रोयूबिस्काय के साथ स्पोरोपोरिन का जमा हो जाता है, इससे यूबिस्काय बदल जाती है। तो यूबिस्काय स्पोरोपोरिन के जमा होने से यूबिस्काय ये सब मिलकर बनाते हैं बाह्य चूल, इनके एंजाइम, और इनके अंदर होती है एंटाइन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक
परागकण के अंदर ये से एक परागकण हम निकालते हैं। ये एक परागकण है। इस परागकण में एक केंद्रक होता है, दिस इज ए केंद्रक, दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और इस के ऊपर स्पोरोपोलिन के जमाव सहित, इसके ऊपर अब स्पोरोपोलिन का जमाव है। तो ये स्पोरोपोलिन ये। अब इसमें अगर हम देखें, इस कुछ स्थानों पर, जैसे कि यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मान लीजिए ऐसे, तो ये कुछ स्थान हैं, कुछ जगह हैं जिनके ऊपर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। तो जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है उसे हम कहते हैं जरम पोर। तो दिस इज जरम पोर, दिस इज जरम, दिस इज एंजाइम, बाह्य चोल, एंड दिस इज एंटाइन, अंतःचोल। तो एंटाइन जो है वो अगर हम देखें तो ये सेलुलोस प्लस पैक्टिन से बनी होती है, और जो एंजाइम है इसके ऊपर ये डिपोजिशन यानी कि जमाव, डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिन यानी कि स्पोरोपोलिन के जमाव से बनती है, डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिन। अब इसमें ये जरम पोर हैं, जिनको हम जनन छिद्र कह रहे हैं। ये जरम पोर्स की संख्या 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है। तो अगर एक जरम पोर है, एक जरम पोर है, तो इसको नाम देते हैं हम मोनोकोल्पेट, मोनोकोल्पेट, और ये पाई जाती है मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट। अगर 2 जरम पोर हैं तो हम कहते हैं बाइकोल्पेट, बाइकोल्पेट। अगर 3 जरम पोर हैं तो हम कहते हैं ट्राइकोल्पेट, 3 ट्राइकोल्पेट, और ये पाई जाती है डाइकोट्स के अंदर। तो ध्यान रहे कि कुछ स्थानों पर, जहां इस वृत्ति के अंदर कुछ स्थानों पर देखो, स्पोरोपोलिन हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है। इसके आज तक दुनिया में कोई एंजाइम, कोई रसायन, कोई हार्मोन नहीं है जो इस स्पोरोपोलिन को तोड़ सके। तो अगर आप देखें कि जब जर्म प्लाज्म या जो अपने पोलन ग्रेन है इसका जो अंकुरण होता है, तो हम कह रहे हैं भाई स्पोरोपोलिन तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये टूटेगा नहीं। तो इंटाइन किस प्रकार से बाहर आएगी परागनलिका के रूप में? तो इंटाइन को बाहर निकलने के लिए कुछ प्रकृति ने व्यवस्था की है, और वो व्यवस्था ये है कि इस स्पोरोपोलिन की जमाव की जो बाह्य चोल है, एंजाइम है, इसके ऊपर कुछ ऐसे स्थान बना दिए हैं जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है। तो उन जगह से होकर, या उन्हीं छिद्रों को हम कहते हैं जनन छिद्र, और उन जनन छिद्रों से होकर ही जो एंटाइन है वो परागनलिका या पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो एक जरम पोर,
मोनोकोलपिट, 2 जरमपोर बाइकोलपिट, 3 जरमपोर ट्राइकोलपिट। ठीक, उसके बाद जिक्र हो ही रहा है तो हम ये भी बात कर लेते हैं भाई कौन से पादप के अंदर जो परागकण है या पोलन ग्रेन है वो बड़ा होता है, किस में छोटा होता है और किस में सबसे लंबा होता है। तो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन ये वही प्लांट है जिसका नाम है मायोसोटिस। मायोसोटिस के अंदर पाए जाते हैं और इन पोलन ग्रेन की जो लंबाई है वो लगभग 2.5 10 माइक्रोन, लगभग 10 माइक्रोन की होती है। अलग अलग बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दूसरा, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन ये पाए जाते हैं, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन मिराबिलिस जलापा और कुकुरबिट्स के अंदर। ये ध्यान रखना भाई, सबसे लंबे परागकण मिराबिलिस जलापा, इसको हम 4 o'clock भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा और कुकुरबिट्स के अंदर सबसे लंबे लगभग 250 मिली माइक्रोन, आमाप की 200 माइक्रोन मिली माइक्रोन आमाप के पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। और एक सबसे लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, तो सबसे लार्जेस्ट जो पोलन ग्रेन है वो पाए जाते हैं, एक प्लांट है जोस्टेरा, इसमें लगभग 2500 माइक्रोमीटर या मिली माइक्रोन के पाए जाते हैं, 2500 माइक्रोमीटर के पाए जाते हैं। तो ये सबसे छोटे परागकण मायोसोटिस में, इतना याद रखिए। सबसे लंबे परागकण मिराबिलिस जलापा और कुकुरबिट्स में, और सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट यहाँ है, दिस इज लार्जेस्ट, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, दिस इज लार्जेस्ट पोलन ग्रेन और दिस इज लॉन्गेस्ट, ये सबसे लंबा है, ये सबसे बड़ा है मिराबिलिस जलापा में और ये सबसे लंबा है जोस्टेरा के अंदर। तो इस तरह से ये हमने देखा भाई सबसे लंबा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा परागकण कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद जब हम जिक्र कर ही रहे हैं तो हम ये भी बात कर लेते हैं भाई परागकणों का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन किस किस प्रकार से कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, परागकणों के अध्ययन को स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन ये कहलाती है पैलिनोलॉजी। दिस इज पैलिनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन पैलिनोलॉजी। अब इसका जो अध्ययन है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। तो नंबर 1 इज एरोपैलिनोलॉजी, नंबर 1 इज एरोपैलिनोलॉजी। एरो मतलब वायु, तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन एयर, यानी कि वायु में उपस्थित परागकणों के अध्ययन को हम कहते हैं एरोपैलिनोलॉजी।
तो इनको हम एरो एलर्जन भी कहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी उत्पन्न करते हैं। एरो एलर्जेंस, जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे परागकण होते हैं, जो परागकण एक प्रकार की एलर्जी उत्पन्न करते हैं, हे फीवर उत्पन्न करते हैं। इसके इनहेलेशन से या नाक में जाने से, सांस के साथ जाने से छींकें आ जाती हैं, नाक बहने लगती है, खांसी आ जाती है। दिस इज द वन टाइप ऑफ एलर्जी। तो ज़्यादातर परागकणों के साथ ऐसा होता है कि परागकणों में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये चीज़ें होती है जो एक प्रकार का एंटीजन या एलर्जन उत्पन्न करती है। नंबर सेकंड इज जियोपेरिनोलॉजी। जियोपेरिनोलॉजी, तो जियोपेरिनोलॉजी के अंदर फॉसिल्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इन फॉसिल्स, स्टडी ऑफ पोलन इन फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों के अंदर परागकणों का अध्ययन। देखो होता ये है कि हमको पता है भाई स्पोरोपोलन है, काफी हार्ड मटेरियल है। तो ये स्पोरोपोलन का जब हार्ड मटेरियल परागकण जब जमीन पर गिर जाते हैं और कोई रेजिन वगैरह या गोंद या कोई हार्ड मटेरियल उसके ऊपर आ जाता है, तो ये परागकण उसके अंदर आसानी से फॉसिल्स की परिरक्षित हो सकते हैं। और ये हार्ड मटेरियल है, इस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लंबे समय तक ये सुरक्षित बना भी रहता है। तो इस प्रकार से जब हम अध्ययन करते हैं तो अगर कोई पोलन ग्रेन मिलता है तो उसको हम कहते हैं जियोपेरिनोलॉजी। नंबर थर्ड इज आइट्रोपेरिनोलॉजी। आइट्रोपेरिनोलॉजी, देखो आइट्रो है ये, आइट्रोपेरिनोलॉजी यानी कि ये फॉरेंसिक में जब पोलन ग्रेन का स्टडी किया जाता है तो उसको हम कहते हैं आइट्रोपेरिनोलॉजी, यानी कि ये विक्टिम की पहचान, अपराधियों की पहचान करने के लिए, मान लो किसी जगह पर, देखो बात ये है कि जो ये अलंकरण है, ये जो ऑर्नामेंटेशन है पोलन ग्रेन के ऊपर, ये सबका अलग अलग होता है और इसी ऑर्नामेंटेशन के आधार पर हम पहचानते हैं कि परागकण कौन से पादप का हो सकता है। सभी पादपों के लिए अलग अलग होता है, किसी में कैसा है, किसी में कैसा है। अब मान लो कोई विक्टिम किसी जगह पर कोई कांड करके या कोई घटना को अंजाम देने के बाद वो भाग गया है। अब हम देखते हुए कुछ जो जिसके साथ जो घटना हुई है उसके कपड़ों से मान लो कोई विशेष प्रकार के पोलन ग्रेन मिले, तो हम सस्पेक्टेड जो लोग या जो सस्पेक्टेड पीपल्स हैं उनके कपड़ों से हम देखेंगे भाई अगर वही सेम पोलन ग्रेन अगर मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो आई विटनेस हो सकता है, आंखों देखा, इसने अपनी आंखों से देखा वो पूरा सीन, चश्मदीद गवाह बन सकता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइट्रोपेरिनोलॉजी, यानी कि परागकणों की संरचना के आधार पर अपराधी की पहचान करना। नेक्स्ट इज मेलिटोपेरिनोलॉजी। मेलिटोपेरिनोलॉजी अर्थात शहद के अंदर उपस्थित पोलन इन हनी। शहद के अंदर उपस्थित पोलन ग्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलिटोपेरिनोलॉजी कहलाता है। मेलिटोपेरिनोलॉजी कहलाता है। तो दिस इज द अदर इस मेलिटोपेरिनोलॉजी यानी कि सिरप, इनको हम एक बूस्टर डोज भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो परागकणों में विभिन्न प्रकार के रसायन, जिसमें आपके एनर्जी प्रोवाइड करने वाली शुगर्स भी होती हैं, तो इस प्रकार से हम इनको एक सिरप के रूप में यूज कर सकते हैं।
अच्छी फायदेमंद होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के ऊपर जो ये एंजाइम है, ये किन किन चीजों से या किन किन लेयर से और सब लेयर से बनी होती है। तो देखो इसके ऊपर एंजाइम है। एंजाइम खुद दो भागों से बनी है, एक है एक्टैक्साइन, एक्ट एंजाइम, और एक है एंडेक्साइन। अब एक्टैक्साइन जो है वो खुद तीन भागों से बनी है, एक है बेकुलम, सबसे बाहर की तरफ होता है टेक्टम, सबसे बाहर होता है टेक्टम, उसके बाद होता है बेकुलम, और फिर होता है फुट लेयर। तो अगर हम बाहर से भीतर की तरफ जाएंगे तो पहले नंबर पर यह है, दूसरे नंबर पर यह है, तीसरे नंबर पर यह है, चौथे नंबर पर यह है, और उसके बाद होती है इंटाइन, और इंटाइन के बाद होता है साइटोप्लाज्म। इतनी ज्यादा लेयर्स इसके ऊपर पाई जाती है एक परागकण के ऊपर। ठीक है, बाहर से भीतर की तरफ टेक्टम है, बेकुलम है, फुट लेयर है, फिर एंडेक्साइन है, फिर इंटाइन है, एंड देन है ये साइटोप्लाज्म। तो ये पांचवें नंबर पर है और ये छठे नंबर पर आगे आएगा साइटोप्लाज्म। अब हम देखें कि किस प्रकार से परागकणों का अंकुरण होता है। तो देखो इनका अंकुरण दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है कि जिस स्थान पर वो बन रहे हैं उसी स्थान पर उनका अंकुरण हो जाए, तो इसे हम कहेंगे इन सिचु। और एक होता है कि जब उनका अंकुरण उस जगह पर ना हो जहां पर वो बने हैं, बल्कि किसी दूसरी जगह पर हो, तो उसको हम कहते हैं एक्स सिचु जर्मिनेशन। तो इनका जर्मिनेशन दो जगह हो सकता है, या तो इनका जर्मिनेशन हो जिस जगह पर इनकी लघु बीजाणुधानी में जहां पर वो बन रहे हैं, या तो उसी जगह पर हो, या फिर उस जगह पर नहीं होगा तो फिर इनका जो अंकुरण है वो होना चाहिए वर्तिकाग्र पर। तो देखो मेन बात ये है कि वर्तिकाग्र यानी कि जब परागण की क्रिया हो जाती है तो फिर ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और वर्तिकाग्र पर कब जाएंगे ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ये है अपना परागकण। तो अब हम यहाँ देखते हुए किस प्रकार से मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो ये है परागकण, इस तरह से इसमें एक केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है, ये केंद्रक साइटोप्लाज्म है। जब इसका अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय इसमें छोटी छोटी वृत्तियां बनने लग जाती हैं। इसलिए चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरह से एक बना लिया है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम इसका ये है कि जब इसका अंकुरण होता है तो अंकुरण के समय इसमें छोटी छोटी वृत्तियां बनने लग जाती हैं। और देखिए जैसे ये छोटी छोटी वृत्तियां बनने, रिक्तिकाएं, वृत्तियां नहीं रिक्तिकाएं बनने लग जाती हैं। जैसे रिक्तिका बन गई, एक रिक्ति ये बन गई, और इसका जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ आ जाता है, पेरिफेरी यहाँ हो जाता है इस तरह से। ये इसका उसके बाद ये जो रिक्तिका छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं, ये रिक्तिकाएं सब एक हो जाती हैं, और एक होने के बाद अब ये बड़ी रिक्तिका बना देती है। तो ये भाई बन गई बड़ी रिक्तिका, इस तरह से ये बड़ी रिक्तिका बन गई, और ये बन गया इसका केंद्रक। अब धीरे धीरे ये रिक्तिका, ये इसका स्पोरोपोलेन, इस तरह से धीरे धीरे ये रिक्तिका अब विलीन हो जाती है। क्योंकि अगर अब देखें तो ये जो केंद्रक है इसका बंटवारा हो जाता है, और ये बंटवारा होने के बाद ये अगर देखा जाए तो इससे चिपक जाता है,
यानी कि जो ये वाल है इसके साथ में यहाँ पर ये चिपक जाता है और ये इस तरह से आई से क्या बन जाता है, ये आई से बन जाता है। और ये जो रिक्तिका है वो अभी भी यहाँ पर है इस तरह से, और धीरे धीरे ये विलीन हो जाएगी। ये इसका एग्जाइन इस तरह से। उसके बाद अब आगे की तरफ तो ये जो केंद्रक है ये डिवाइड होता है, और एक केंद्रक डिवाइड होने के बाद एक कोशिका बड़ी और एक कोशिका छोटी बनाता है। देखो एक केंद्रक तो मैं बना रहा हूं यहाँ पर छोटा, ठीक है, और एक और छोटा है लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है, और एक केंद्रक बना दिया हमने बड़ा। जो रिक्तिका है वो इस तरह से लुप्त हो जा रही है इस तरह से। तो यहाँ दो केंद्रक बन गए हैं इस तरह से। तो जो बड़ा केंद्रक होता है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई यानी कायिक कोशिका, और जो छोटा है इसको हम कहेंगे जनरेटिव, जनन केंद्रक, जनरेटिव या जनन केंद्रक। उसके बाद ये जो केंद्रक हैं ये दोनों, ये अब ये इस प्रकार से एक ये और ये केंद्रक एक बार फिर से डिवाइड होने की कोशिश करेगा ऐसे, और ये जो केंद्रक है ये यहाँ रहेगा, ठीक। इसको हम कोई जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे इस तरह से। इसको हम कहते हैं टू सेल स्टेज, इसे हम कहेंगे टू सेल्ड स्टेज, यानी कि यहाँ पर दो सेल बन चुकी है, एक जनरेटिव सेल है और एक है वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पर हम देखें जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, तो देखो जनरेटिव सेल का काम होता है कि ये पराग नलिका का निर्माण करेगी। जब ये इसका अंकुरण होगा तो इसके अंकुरण के समय ये इससे पराग नलिका बनाएगी, इंटाइन बाहर निकलती है तो ये पराग नलिका बनाती है। ये जो केंद्रक है ये पराग नलिका को डेवलप करेगा या इसकी वृद्धि करेगा। अब उसके पीछे पीछे ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है या जनरेटिव जो सेल है इसका केंद्रक आएगा। तो ये दोनों लगातार चलते रहेंगे। मतलब इसमें जो वेजिटेटिव सेल है इसमें कुछ पदार्थों की कमी होती है, या जो पदार्थ होते हैं वो थोड़े से केंद्रक बड़ा होता है, गोलाकार अनियमित, दो केंद्रिकाएं, अनेक राइबोसोम, अंतःपटल जालिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं। और ऐसे ही इसके अंदर देखा जाए तो जो अपना जो जनरेटिव जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका के अंदर भी केंद्रक होता है, और क्रोमेटिन पदार्थ कायिक कोशिका की तुलना में अधिक सघन होता है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वो सब पाई जाएगी। तो ये था वही डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट का। अब इसको हम यहाँ पर गैमेटोफाइट कहते हैं। तो क्या देखो अंकुरण हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर पहले हमारे पास ये था पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ जिससे अभी टू सेल स्टेज में आ गया है। तो इसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट इस अवस्था में, यानी कि हमेशा इस अवस्था में ही ये पॉलिनेशन के लिए कंप्लीट या तैयार होता है। टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। अब हम पहले पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, और उसके बाद हम वहां पर याद करेंगे जब निषेचन होगा। इसको हम यहीं पर हेल्प कर देते हैं, इसको यहीं रोक देंगे कि टू सेल स्टेज में हमेशा पराग कणों का परागण होता है,
ठीक है, अब इसको नहीं रोक देंगे। इससे पहले पढ़ेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट, और जब एक बार फीमेल गैमेटोफाइट पूरा डेवलप हो जाएगा तब हम निषेचन पढ़ेंगे या पहले परागण पढ़ेंगे। तो परागण में ये जो है ये पहुंचेगी कहाँ, वर्तिकाग्र पर, और उसके बाद जब निषेचन पढ़ेंगे तो वर्तिकाग्र से फिर कैसे परागकण, परागनलिका और ये सब निषेचन की क्रिया होती है। तो धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।